नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास सीरीज 2। हम लोगों ने बाल विकास सीरीज 1 में 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जिसमें हम लोगों ने सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के बारे में अध्ययन किया था। चलते हैं सीरीज के क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। तो एक बार फिर आप लोगों का वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को दबा दें और लाइक करें। चलिए, सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। सेशन के पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे वुड, जेम्स, थॉर्नडाइक, ये सभी। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है बच्चे। चारों लोग ऑप्शन को देखकर आंसर करें और यहाँ आंसर आना स्टार्ट भी हो गए आप लोगों के। बड़े ही शानदार आंसरों के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। स्वागत है सभी लोगों का। और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोगों ने आंसर दिया है वुड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो वुड साहब थे, इन्होंने संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कहा जाता है। चलते हैं श्रृंखला के अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ी ही शानदार श्रृंखला आप लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए अमृत समान साबित होगी। टेट सीटेट सीटेट और सुपर टेट। सुपर टी सुपर टेट। इन महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों के साथ हम आपसे मिले हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए अमृत साबित होगी। चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आंसर करेंगे सभी लोग। सबसे ज़्यादा संवेगात्मक विकास किस अवस्था में होता है, ये पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा संवेग कब प्रकट होते हैं? तो अपना एक किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा संवेग प्रकट होते हैं, क्योंकि किशोरावस्था को ही आप तनाव तूफान की अवस्था कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था भी बोलते हैं। तनाव तूफान की अवस्था भी किसको बोलते हैं? किशोरावस्था को होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, बहुत ही बढ़िया आंसर है इस क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन को चाहो तो सभी लोग बेटा स्टार कर लेना और नोट पर पे नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है माता पिता द्वारा प्रदत्त घरेलू शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करें। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बहुत ही शानदार आंसर आप लोगों के आ रहे हैं कुछ बच्चों के। तो
बहुत बढ़िया चीज़ पूछी गई है। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या क्या होती है? एजुकेशन शाब्दिक वास्तविकता में एजुकेशन का अर्थ क्या होता है? लिखना पढ़ना ही सब कुछ एजुकेशन नहीं है। लिख पढ़कर नौकरी करना ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ वास्तविकता में क्या है? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ वास्तव में आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि है। क्या है? आंतरिक शक्ति का विकास, आंतरिक शक्ति का विकास व उनकी अभिरुचि, उसकी अभिरुचि है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत ही शानदार श्रृंखला के साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोगों के सामने लाए हैं हम। बाल विकास सीरीज 2। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? अंडा, शुक्राणु, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुआ है बेटा। यहाँ का की जगह कोई नहीं है। क्या है? कोई नहीं। जी, क्या होगा? कोई नहीं। ये चलिए, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। आंसर करेंगे चारों ऑप्शन में से। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? और बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। और सबसे छोटी कोशिका आपकी जो शुक्राणु होता है ना, ये सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी शुक्राणु। क्लियर? चले बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। गर्भ में बच्चे के विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितना दिन लगता है? 160 दिन, 280 दिन, 310 दिन, 325 दिन। चलिए आंसर करें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। और बहुत ही बढ़िया आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। गर्भकाल जो होता है बेटा, वो आपका 280 दिन होता है। कितना होता है? 280 दिन होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 280 दिन, 280 दिन माना जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। अधिगम का अर्थ है, अधिगम का अर्थ वास्तविकता में है क्या? अधिगम होता क्या है? बौद्धिक ज्ञान, भाषा का शुद्ध ज्ञान, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, बच्चों को पढ़ाना। अधिगम है क्या? तो बहुत बढ़िया आंसर जी बेटा, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास ही वास्तविकता में अधिगम है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास ही वास्तविकता में क्या है? अधिगम है। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। और श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। किशोरावस्था का समय है, किशोरावस्था का समय है। मुख्य रूप से बालक की अवस्थाएं आप लोगों को पता है। शैशवावस्था, पहले शुरुआत में ही आपको कहेंगे तो गर्भावस्था, फिर शिशु होगा तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये अवस्थाएं मुख्य रूप से आपकी बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानी गई हैं। तो इसमें कुछ समय भी दिया गया है कि किस वर्ष से किस वर्ष तक किसको माना गया है। तो किशोरावस्था का समय यहाँ पर पूछा गया है आपसे। आप लोग बताएं। किशोरावस्था का समय है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, 10 वर्ष से 20 वर्ष तक, 5 वर्ष से 7 वर्ष तक, 18 से 25 वर्ष तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 का साफ साफ आंसर आप लोगों को दिख रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दिया। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बालकों को किशोरावस्था में रखा जाता है। ठीक है, इस वर्ष की आयु के बालकों को किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 8 श्रृंखला का ये रहा आप लोगों के सामने। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करना है। 1890 में, 1905 में, 1916 में, 1937 में। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में स्वीकार करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? बहुत ही बढ़िया सीरीज आप लोगों के लिए टेट, सीटेट, सुपर टेट, एमपी टेट, बाल मनोविज्ञान और बीटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर। तो आप लोग जुड़ें बेटा बच्चों, शेयर करें सभी लोगों को अवगत कराएं और सब लोगों का कर भला सो हो भला। चलिए और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटे बच्चे। 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेशन का 9 ये रहा। लैटिन भाषा पर्सोना का अर्थ क्या है? व्यक्तित्व, व्यक्तिगत, मुखौटा, अपूर्व। अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट क्वेश्चन बिल्कुल। लैटिन भाषा पर्सोना का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे और बहुत बढ़िया आंसर मास्क, मुखौटा। मास्क इज द राइट आंसर, मुखौटा इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। व्यक्ति की वह योग्यता या शक्ति कौन सी है जिसके द्वारा यह नवीन रचना उत्पादन करता है? स्मृति, बुद्धि, सृजनात्मकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करें। व्यक्ति की वह योग्यता, भाई व्यक्ति कोई बालक है, उसमें कुछ योग्यता है कुछ नया करने की, कुछ रचना करने की, कुछ उत्पन्न करने की कि इससे ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उस शक्ति को क्या कहते हैं? स्मृति, बुद्धि, सृजनात्मकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपसे पूछा गया है बच्चा, क्वेश्चन को समझ लिया करेंगे। तो कुछ नया करने के लिए, कुछ नया उत्पाद बनाने के लिए, कुछ नया रचना करने को क्या बोलते हैं? कुछ सृजन करना। सृजन मतलब बनाना, मतलब सृजनात्मकता हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्नलिखित में से कौन सी है? बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्नलिखित में से कौन सी है? अकेली, अनेक, कई, दो। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अकेली, एक, ठीक है। अकेली का मतलब एक ही। चलिए एक कारक सिद्धांत है ना, एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार एक कारक सिद्धांत अकेले ही मानी जाएगी बेटा। क्वेश्चन में खुद जवाब छिपा हुआ है, क्वेश्चन को बस आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। बुद्धि लब्धि का सूचांक इंडेक्स है मानसिक विकास का, मानसिक विकास की दर का, मानसिक योग्यता के अंतिम स्तर का, मानसिक परिपक्वता का। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बुद्धि लब्धि का सूचांक इंडेक्स है, क्या है? चलिए आंसर करें, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सूचांक इंडेक्स है मानसिक विकास का, मानसिक विकास की दर का, मानसिक योग्यता के अंतिम
स्तर का, मानसिक परिपक्वता का, और यहाँ आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। मानसिक विकास की दर ही दर्शाई जाती है बुद्धि लब्धि के इंडेक्स में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास की दर का, ठीक है, सूचांक होता है, इंडेक्स होता है बुद्धि लब्धि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी पद्धति है। निरीक्षणात्मक पद्धति, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक पद्धति, सैद्धांतिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा होता है। देखिए, किसी व्यक्ति की बुद्धि को आपको मापना है और उससे परामर्श भी करना है, तो उसको क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार विधि का उपयोग करेंगे। वेरी गुड बेटा, साक्षात्कार, उसका इंटरव्यू से ही आप उसकी बुद्धि को माप सकते हैं, उससे परामर्श करके ही आप उसकी बुद्धि को माप सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, साक्षात्कार विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। आज हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। कल के सेशन फर्स्ट में भी हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज भी हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो कि आपकी टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। मानसिक आयु, क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक आयु माप होती है मानसिक परिपक्वता की, मानसिक वृद्धि की दर की, जन्मजात मानसिक शक्ति की, उसकी आयु वर्ग के समकक्ष अन्य बालकों के बौद्धिक स्तर के समान। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे। देखिए, मानसिक आयु का माप होती है, क्या होती है मानसिक आयु माप, क्या होता है पूछा गया है। तो मानसिक आयु में क्या होगा कि वो उसके कितने माह के होने पर कितना परिपक्वता की ओर जा रहा है बालक। तो मानसिक परिपक्वता से, मानसिक आयु से माप होती है किसकी, मानसिक परिपक्वता की, बालक की मानसिक योग्यता की होती है माप। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ए ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 सेशन का ये रहा आपके सामने। TAT परीक्षण किसका मापन करता है। TAT परीक्षण किसका मापन करता है। बुद्धि, उपलब्धि, व्यक्तित्व, रुचि। बुद्धि, उपलब्धि, व्यक्तित्व, रुचि किसका मापन करता है TAT परीक्षण। चलिए बच्चा बताएं, TAT परीक्षण किसका मापन करता है। TAT परीक्षण के बारे में हम आपको बता दें कि TAT परीक्षण होता क्या है। बताएं बच्चे, आंसर करें, आंसर करें सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। देखिए, यह वह परीक्षण होता है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व की अवचेतन गतिशीलता को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। अवचेतन गतिशीलता को समझने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है, जिसमें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रतिभागी को कार्ड की एक श्रृंखला दी जाती है, उसमें उस पर चित्र के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है, कहानी को रिकॉर्ड किया जाता है और आगे पीछे उसका विश्लेषण किया जाता है कि ये कहानी चित्रों के अनुसार कैसी बनाई गई है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, TAT परीक्षण। थीमेटिक एब्सेप्शन टेस्ट, ठीक है, एपरसेप्शन टेस्ट बोलते हैं, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बताएं यह इससे किसका परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमने कहा ना व्यक्तित्व,
व्यक्तित्व की अवचेतन गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सेशन का ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। अधिकतर मनोवैज्ञानिक के मतानुसार बुद्धिमत्ता होती है। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धिमत्ता होती है। ठीक है, अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार बुद्धिमत्ता होती है जन्मजात, सीखने पर आधारित, ए एवं बी दोनों, पर्यावरणीय। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करें सभी लोग। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। अधिकतर मनोविज्ञानों के मत अनुसार बुद्धिमत्ता होती है जन्मजात, सीखने पर आधारित। भाई बुद्धि कैसी होती है? एक जन्मजात होती है और कुछ सीखने के आधार पर होती है। अधिकतर मनोविज्ञानों का ऐसा मानना है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेशन का ये रहा आप लोगों के सामने। गिलफोर्ड का बुद्धि कौन सा है? गिलफोर्ड का बुद्धि कौन सा है? संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित में से। तो मतलब गिलफोर्ड का बुद्धि का जो सिद्धांत है वह इनमें से किससे संबंधित है? द्विआयाम सिद्धांत से, त्रिआयाम सिद्धांत से, बहुआयाम सिद्धांत से, पदानुक्रमित सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे। तो गिलफोर्ड जी ने त्रिआयाम सिद्धांत दिया था। तो इनका त्रिआयाम सिद्धांत से संबंधित है गिलफोर्ड का बुद्धि परीक्षण। ठीक है, बुद्धि सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है ये। बालकों के बारे में हम लोग जैसा कि इस पर्यावरण में अपने आसपास देखते भी हैं, बालक के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत ही बढ़िया रोचक चीज़ है ये, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। बाल विकास के सेशन सेकंड का क्वेश्चन नंबर 18। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? भाव प्रदर्शन, पढ़ना, लिखना, चलना। चलिए बताएं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बिल्कुल शानदार आंसर है, भाव प्रदर्शन। सबसे पहले तो बालक भाव प्रदर्शन ही करेगा ना। पहले एकदम से छोटा बालक पैदा हुआ तो शिशु हुआ तो तुरंत पढ़ना स्टार्ट तो नहीं कर देगा, लिखना स्टार्ट तो नहीं कर सकता, चलना स्टार्ट भी नहीं कर सकता। सिर्फ क्या करेगा? भावों का प्रदर्शन करेगा अपने। ठीक है, भावों का, किसी को देख के हंसने लगेगा, किसी को देख के रोने लगेगा। तो ये क्या है? भाव है उसके अंदर, जो कि उसके जन्मजात ही प्रकट होते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? भाव प्रदर्शन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 श्रृंखला का ये रहा आपके सामने। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। करना चाहिए ताकि इससे शिक्षा को संतुष्टि मिल सके। इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सकते हैं। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ही बढ़िया समझदार क्वेश्चन है। बिल्कुल मेंटलिटी पे डिपेंड करते हैं सारे क्वेश्चन कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आप किस तरीके से आंसर कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आंसर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ ही श्रृंखला जारी आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसका आंसर
बहुत ही बढ़िया तरीके से दे भी रहे हैं। तो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है, क्योंकि वह बालक की मेंटालिटी, बालक की चाह, बालक क्या चाह रहा है, बालक किस तरीके से सीखेगा, ये सारी चीज़ें समझ सकता है बालक के मनोभावों के जरिए। ठीक है, तो शिक्षक को इसलिए क्या है, मनोविज्ञान का अध्ययन कराया जाता है, इसलिए आप लोगों को भी विशेष तौर से एक सब्जेक्ट रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से सेशन का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20, अचेतना का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? अचेतना का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ आप इसको टिक मार्क कर लें। अचेतना का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? एडलर, जंग, फ्रायड, परिक्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे। और अचेतना का सिद्धांत, चेतन और अचेतन का जो सिद्धांत होते हैं वो किसने दिया है? तो ये आपका बता दें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अचेतन का सिद्धांत किसने दिया? एडलर ने दिया। ठीक है, अचेतन का सिद्धांत एडलर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए सेशन के क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं और सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है, बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है प्राथमिक विद्यालय से, मालवाड़ी से, घर से, समाज से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसा कि आप लोग सोचते हैं कि बालक की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है, जानते भी हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये भी देखते हैं कि सबसे पहले जो गुरु, बालक की गुरु जो माना जाता है वो माता को माना जाता है। और माता को जब माना जाता है तो ये निश्चित रूप से आप लोग समझ चुके होंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है घर से ही। सर्वप्रथम बच्चे घर से ही सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं। पहले माता से सीखते हैं, फिर इसके बाद अपने पिता, परिवार और समाज से सीखते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा प्रारंभ होती है घर से ही। ठीक है, इसके बाद जब वो उस एज में पहुंच जाता है तो तब जाके प्राथमिक विद्यालय में जाएगा ना, है ना। पहले तो घर में ही रहेगा, समाज में तो बैठने नहीं लगेगा। बच्चा पैदा हुआ तुरंत समाज में बैठने लगेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो इस हिसाब से बच्चा जब पैदा होगा बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा अपने घर में ही अपने माता से लेगा, इसके बाद अपने पिता से, और घर में जो भी सदस्य होंगे परिवार में, भाई बहन, सबसे वो कुछ ना कुछ नया सीखेगा। इसके बाद फिर समाज से सीखेगा और फिर अपना विद्यालय में सीखेगा। चलिए ठीक है बेटा, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से श्रृंखला का ये रहा आप लोगों के सामने। मूर्त संज्ञात्मक अवस्था का काल होता है। ये भाई आपको बता दें बेटा, ये जितनी भी आपकी मूर्त अमूर्त अवस्थाएं हैं, जो सक्रियात्मक अवस्थाएं, ये बिल्कुल से आप लोगों को आनी चाहिए। और नहीं भी आप लोग कंप्लीट किए तो अब कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसकी थ्योरी के क्लास भी हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एक अलग से आपके प्याजे के उस जितने भी सक्रियात्मक अवस्थाएं बताई गई हैं उसके लिए हम एक अलग से आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करें। 7 वर्ष से 11 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष और 11 वर्ष से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करें। तो मूर्त सक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो आपका मूर्त अमूर्त से होती है। तो ये 7 वर्ष से 11 वर्ष, ये आपका जो बाल्यावस्था वाला काल होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग बनी होती है, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था होती है ना। तो 7 वर्ष से 11 वर्ष, तो आपका इस हिसाब से ए ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। मूर्त संज्ञात्मक अवस्था का काल कितना होता है? तो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था का मतलब होता है बाल अवस्था के इर्द गिर्द का समय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने।
संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 कह क्या रहा है? संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है। चलिए बताएं। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही सोचने वाली चीज़ है। एक छोटी छोटी चीज़ अगर क्वेश्चन को अपन समझ जाते हैं, क्वेश्चन को अगर अपन लोग अच्छे से रीड करते हैं और समझ लेते हैं बेटा, तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके प्रश्न से में से ही निकल के आ जाते हैं। उनको रटने की आवश्यकता नहीं है ना। तो जैसे संपूर्ण शिक्षा का व्यवस्था का आधार स्तंभ, हाँ आधार स्तंभ मतलब नींव, आधार स्तंभ मतलब नींव, नींव। तो शिक्षा की नींव, तो शिक्षा की नींव के हिसाब से यहाँ देखो प्राथमिक शिक्षा सबसे पहली शिक्षा, सबसे पहले बच्चा जाएगा ना 1 से 5 तक के स्कूल में। 1 से 5 तक का स्कूल जो होता है वो प्राथमिक होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग सीखेगा ना। तो उसकी नींव जो छोटे बच्चे की आपकी नींव जो प्राथमिक शिक्षा में जितनी मजबूत होगी ना, उसी हिसाब से आपका शिक्षा का स्तंभ आप उस पर खड़ा कर सकते हैं। ठीक है। तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का जो आपका स्तंभ होता है वो किस पे आधारित खड़ा होता है? प्राथमिक शिक्षा पे खड़ा होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे, बिल्कुल सही, बच्चे की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों की बुद्धि का तेज़ी से विकास हो सकता है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इस हिसाब से आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करें। बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। देखिए जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है, जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है, तो बच्चों की पढ़ाई उसी वातावरण के हिसाब से होगी ना। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जैसे कि कह रहा है वो आगे चल के बच्चे की नौकरी मिलने की संभावना, अरे मातृभाषा से थोड़ी नौकरी मिल जाएगी। मातृभाषा का मतलब नौकरी से नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। बच्चे की बुद्धि का तेज़ी से विकास हो सकता है। हाँ कुछ हद तक मान सकते हैं कि ये आपका पॉइंट सही है, लेकिन अपेक्षा इसकी बच्चों की पढ़ाई की बात हो जा रही है, बुद्धि की बात नहीं हो रही है। और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए ऑप्शन, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, इसलिए आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। हम लोग बाल विकास के सीरीज नंबर 2 कंप्लीट करने की ओर जा रहे हैं। और यहाँ आप लोगों को बहुत कुछ बड़े ही मज़ेदार और शानदार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। जिसका भी अभी तक का हमारा जो भी अनुभव रहा है, हम सारा अनुभव आप लोगों के लिए इन्हीं क्वेश्चनों में उड़ेलने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग जुड़े रहें एकेडमिक हाइट विथ HP सर के साथ, और टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन मटेरियल हम आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। बस आप लोग जुड़े रहें, तैयारी करते रहें। यकीनन मानो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सीखने की सरलतम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अनुकरण, प्रयत्न और भूल, अंतर्दृष्टि, अनुबंध। बच्चे सबसे अच्छा किस विधि के द्वारा सीखते हैं? कहने का मतलब ये है यहाँ पर सीखने की सरलतम विधि कौन सी है, किसमें उनकी, तो अनुकरण विधि द्वारा बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। प्रयत्न और भूल मतलब कोशिश करेंगे और फिर भूल जाएंगे, तो इससे सीखना नहीं होगा, इससे अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते। लेकिन अनुकरण करेंगे, जैसा कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं, आप कहो बच्चों से कि बच्चे इस तरीके से करो, तो वो करेंगे, उसको अनुकरण करेंगे आपकी बात पर, तो क्या होगा, बच्चे बहुत सरलता से सीखेंगे,
समझ रहे हो? ये होता है बच्चों में आपकी नकल कॉपी करने की बड़ी तीव्र इच्छाएं होती हैं। तो आप जिस तरीके से अनुकरण करवाएंगे वो बहुत जल्दी ही उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। फिजिक्यू एंड चैरेक्टर नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ई क्रेसमर, डब्ल्यू एच सेल्डन, ई एल थॉर्नडाइक, सी जी यंग। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 के लिए हम आपको बता दें, बहुत ही शानदार आंसर कुछ बच्चों ने दिए भी हैं। ई क्रेसमर जी द्वारा यह पुस्तक आपकी लिखी गई थी। ठीक है, ई क्रेसमर जो आपके बाल मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके द्वारा यह पुस्तक आपकी लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 सेशन का ये रहा आपके सामने। बुद्धिमत्ता जन्मजात क्षमता होती है, यह किसका विश्वास था? बुद्धिमत्ता जन्मजात क्षमता होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा माना है कि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है वेसलर, गॉल्टन, जैसमन, सभी। किसने कहा, किसका विश्वास था ये? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। और आपका ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। गॉल्टन जी ने माना है ऐसा, गॉल्टन जी का ऐसा विश्वास था, ऐसा कहना था, यह कथन था कि बुद्धिमत्ता जन्मजात क्षमता होती है जो कि बालकों में जन्म के साथ ही प्रकट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। सेशन के क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने। पियाजे के संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? चलिए ये आपके चारों देखो चरण उन्होंने लिख दिए हैं। पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर, अंतः प्रज्ञात्मक चिंतन स्तर, संवेदी गतिशील स्तर, मूल सक्रिय स्तर। चलिए आंसर करें। चारों अवस्थाएं आपके सामने हैं क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। और बहुत ही बढ़िया आंसर आया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का संवेदी गतिशील इज द राइट आंसर। आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीसरे नंबर पे जो आपका स्तर दिया गया है बौद्धिक स्तर, ये आपके पहले चरण का बौद्धिक स्तर होता है। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में। चलिए सेशन के क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। पियाजे के मूर्त सक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? पियाजे का मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? कौन क्रिएट ऑपरेशन की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में? तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका हो जाएगा 7 से 11 बस। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताई थी कि यह आपके बाल अवस्था के आसपास मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 सेशन का क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पियाजे के बौद्धिक विकास में 487 वर्ष की अवस्था किस चरण को सम्मिलित करती है? 487 वर्ष की अवश्य अवश्य किस अवस्था था वो अवस्था किस चरण को सम्मानित करती है? पूर्व संप्रेरणात्मक स्तर को, औपचारात्मक संक्रियाओं के स्तर को, अंतः प्रज्ञात्मक चिंतन के स्तर को, संवेदी गतिशील स्तर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करेंगे। और सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे हम चैनल पर आने के लिए। सभी लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, सभी लोगों का भला हो सके। ऐसे ही सेशन हम आपको देते रहेंगे जिनमें से निश्चित रूप से
निश्चित रूप से कह सकते हैं क्वेश्चन आपको रखे ही मिलेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चनों की श्रृंखला बार बार हम आपको रिपीट कंप्लीट करवाते रहेंगे। और सभी लोग जुड़े रहें एकेडमिक हाइट्स विद HP सर के साथ, जहाँ की आपको आपके सपनों को साकार करने के लिए बहुत ही शानदार सफलता के लिए मंत्र मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यहाँ पर 30 का आंसर ए आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने आज के सेशन में बाल विकास सीरीज सेकंड को पूरा कंप्लीट किया है। चैनल पर सभी लोग जुड़े रहने के लिए सभी लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सभी लोग जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आपने आज कंप्लीट की है सेशन की सीरीज नंबर सेकंड कंप्लीट किया है बाल विकास का। तो सभी लोग चैनल पर जुड़े रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सीरीज में अगले नए एनर्जी क्वेश्चनों के साथ। बेटा बस हम आपसे गुरु दक्षिणा में एक ही चीज़ मांगते हैं, आप लोग सेशन को सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।